ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि जानते हैं, बिहार दरोगा का बहुत जल्द ही एग्ज़ाम होने वाली है। जैसा कि नोटिफिकेशन में ऐसा दिया गया है या फिर कमीशन का ऐसा बोलना था कि जो पिछले वाले जो बिहार दरोगा का जो पीटी एग्ज़ाम बचा हुआ है, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, उसके तुरंत होने के बाद हम इसका डेट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि बिहार दरोगा का जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाली है उसका डेट अनाउंस्ड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ही एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें तैयार पहले से रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस टेस्ट है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इन सारे प्रैक्टिस टेस्ट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो एक एक प्रैक्टिस टेस्ट यानी कि टोटल 15 जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। ये जब ख़त्म होगा तो इसके बाद हम लोग ये क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म का जो टेस्ट सीरीज आया हुआ है, प्लेटफॉर्म का जो मार्केट में आपका प्रैक्टिस टेस्ट आया हुआ है उसको भी हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। हम पहला जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको हम ख़त्म करेंगे, देन हम धीरे धीरे प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे होगे, जस्ट होल्ड 1 मिनट। ओके ओके, तो ये पहला टेस्ट है यानी कि पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? ओके, इसका राइट आंसर है वियतनाम। जी हाँ, मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो वियतनाम में। ठीक है, याद होनी चाहिए आपको, दोबारा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, एक ही बार में याद हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बार बार रिपीट करूँगा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो डिस्कस करते हैं यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वगैरह वीडियो जो डाले हुए हैं वो एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा। मैं आपको 2 से 3 बार रिपीट करूँगा ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो स्टे ट्यून, बने रहिए मेरे साथ। तो पहला क्वेश्चन था कि मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो ये वियतनाम में। कहाँ स्थित है? वियतनाम में। क्या? मेकांग डेल्टा। ठीक है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? वियतनाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाती है? यानी कि जो मौसमी घटनाएं होती है तो वो कहीं ना कहीं वायुदाब तंत्र जो होते हैं उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो यानी कि वायुदाब जो मापी है, वो जो यंत्र है उसमें अचानक गिरावट हो जाता है। ये जो वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर, उसमें गिरावट आ जाती है। तो ये किस चीज़ का संकेत है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रही है। ठीक है, तो यानी कि अचानक गिरावट किस चीज़ को दर्शाता है? तो जाहिर सी बात है ये तूफानी मौसम को दर्शाता है। ओके, तो वायुदाब मापी में अगर अचानक गिरावट हो तो वो क्या दर्शाएगा? तूफानी मौसम को दर्शाएगा। याद है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है? बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, साख भंडारण, विपणन और वितरण। तो ये सारे क्या हैं? हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। यानी कि आपको अगर हरित क्रांति बोले तो क्या समझना है कि भाई बीजों की अधिक उपज वाली किस्में होगी, यानी कि वैसे बीज हमारे पास होगी जो कि अधिक उपज दे, कृषि का उत्पादन अधिक करे, मतलब अधिक फसल उत्पादन हो। ठीक है, कम पानी सोखे, भूमिगत जल द्वारा सिंचाई हो। ठीक है, यानी कि ड्रिप इरिगेशन आप सुने होंगे, तो उस तरह से हम इरिगेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक उर्वरक अच्छा इस्तेमाल किया जाए ताकि उत्पादक बढ़े फसल की। ठीक है, साथ ही साथ भंडारण, साख, क्रेडिट, यानी कि किसानों को एक उचित दर पे उन्हें क्रेडिट दिया जाना चाहिए, लोन दिया जाना चाहिए ताकि वे उर्वरक वगैरह खाद उद खरीद सके। ठीक है, इसी तरह उचित भंडारण होना चाहिए, विपणन होना चाहिए। विपणन बोले तो यानी कि परिवहन से रिलेटेड, इधर उधर मार्केट में ले जाएं, बेच सकें। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं किसके अंतर्गत आएगी? तो हरित क्रांति के अंतर्गत आएगी। तो हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति के ये प्रमुख घटक हैं। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होगा क्या, डी, यानी कि ये सारे सभी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, इसको हम नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। ओके, तो आपको बतलाने कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो नीचे का जो पेनिनसुलर इंडिया है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों, यानी कि साउथ इंडिया कह सकते हैं, ठीक है, मोटा मोटी समझने के लिए। तो उन नदियों की लंबाई के अनुसार आपको घटते क्रम में व्यवस्थित करनी है। ठीक है, यानी कि घटते क्रम बोले तो क्या, सबसे बड़ा कौन, उसके बाद छोटा कौन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, तो एक मिनट मैं देख लूँ। ओके, हाँ, तो घटते क्रम अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, गोदावरी नदी। ये तकरीबन आपका 1465 किलोमीटर है। ठीक है, देन उसके बाद आपको कृष्णा नदी आएगा, फिर नर्मदा नदी, फिर कावेरी नदी। यानी कि सबसे बड़ी जो नदी है वो, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई की बात करें तो लंबाई की दृष्टि से अगर देखना हो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को, तो सबसे बड़ा कौन, गोदावरी नदी, उसके बाद कौन, कृष्णा नदी, उसके बाद कौन, नर्मदा नदी, उसके बाद कौन, कावेरी नदी। ओके, तो ये सारी नदियां कहाँ की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, यानी कि ये जो नदियां हैं वो हिमालय से नहीं निकलती है, ये कहीं ना कहीं ये जो हमारे दक्कन पठार है उन्हीं के आसपास से निकलती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी कौन, गोदावरी, सबसे छोटी कौन इनमें से, कावेरी नदी। याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि ये जो मिलान है वो कौन सा गलत है, कौन सा सही मिलान नहीं किया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। जी हाँ, दीफू दर्रा मिजोरम में नहीं है। ठीक है, दीफू दर्रा कहाँ है, तो दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये जो दर्रा है दीफू दर्रा भारत चीन म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो पास है यानी कि दर्रा, वो ट्राई जंक्शन है, किसके किसके बीच में, भारत चीन और म्यांमार के बीच में। ओके, तो ये बात, ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए कि दीफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और एक बार मैं आपको अन्य जो नामे हैं उनको एक बार बोल देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मुलिंगला दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। जलेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। ओके, तो दीफू दर्रा कहाँ पड़ता है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आप लोग समझ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरती। सुरती जो है वो गाय का नस्ल नहीं है, बल्कि क्या है, तो वो एक भैंस का नस्ल है। क्या है, भैंस का नस्ल है। और अन्य सभी जो नस्ल हैं वो सारे क्या हैं, गाय का नस्ल है, जैसे कि मालवी, बचौर, कांकरेंज। ठीक है, ये सारी नस्लें किसकी है, गाय की है। लेकिन सुरती जो है वो किसकी नस्ल है, वो गाय भैंस की नस्ल है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भैंस से संबंधित कुछ अन्य नस्लें। भैंस की कुछ अन्य प्रमुख नस्लें इस तरह से है, मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी। ठीक है, क्या क्या है, मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी, ये सारे भैंस की नस्लें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोमेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। कोमेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोमेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये कोमेंग नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बम्बई। ठीक है, बम्बई में सबसे पहले आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, बम्बई में तकरीबन ये जो सबसे पहला जो स्थापित किया गया था वो 1818 में, ठीक है, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ये मतलब कि अगर हम क्या बोलते हैं, मतलब बम्बई से पहले की बात करें, लेकिन वो किसी कारण से सफल नहीं रहा था, तो वो उसका विनाश हो गया, मतलब कि वो असफल ही रहा, धीरे धीरे बंद हो गया। तो इसके बाद जो ओपन हुआ वो 1854 में मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ठीक है, यानी कि उस समय का बम्बई में। तो आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पहले बम्बई में। उसका नाम क्या था? मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। क्या नाम था? मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। ठीक है, ये एक सफल सूती वस्त्र मिल था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपसे ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य नहीं पूछ रहा है, बल्कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछ रहा है। ठीक, अगर हम प्रतिशत की बात हो तो वो हिमाचल प्रदेश होगा। अगर प्रतिशत नहीं हो, केवल ये पूछे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कुछ अलग हो जाएगा। यानी कि इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। ओके, किसकी बात कर रहे हैं? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो यूपी होगा, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर हम सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, जहाँ प्रतिशत की बात हो जाए, तो हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण तथा शुष्क पवन सामल, ठीक है, जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है? यानी कि सामल एक शुष्क पवन है, यानी कि गर्म हवा कह सकते हैं। ये एक स्थानीय हवा है, स्थानीय पवन है। तो ये कहाँ बहती है ये हवा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इराक। इराक में सामल नामक एक स्थानीय हवा बहती है। ठीक है, ये एक शुष्क हवा है, याद रखिएगा। सामल कहाँ बहती है? इराक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, आपको बतलाने की इन चारों स्टेटमेंट में कौन से सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है। चौथा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो आपको बतलानी है इन सभी में से कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 एंड 2, ऑप्शन 3 सी 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 सही है, 4 गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित नहीं कर सकता। सदन को स्थगित करने का अधिकार और पावर केवल और केवल स्पीकर को, यानी कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो सदन को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? यानी कि राष्ट्रपति का अधिकार केवल इतना है कि वो सदन का सत्रावसान कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, संसद का सत्र आहूत कर सकता है, या आहूत करना यानी कि बुलाना, संसद सत्र में जितने भी मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के उन सभी को बुलाना। ठीक है, आहूत करना। तो ये सारे अधिकार किसके हैं? राष्ट्रपति के। लेकिन राष्ट्रपति कौन सा अधिकार नहीं है कि सदन को स्थगित करना, ये राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, ये लोकसभा का अधिकार है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन माह तक रोक सकती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकते हैं। यानी कि बेसिकली अगर विधानसभा, ठीक है, अगर हम राज्य की बात करें तो विधानसभा विधान परिषद होती है,
तो अगर विधानसभा धन विधेयक को पारित करे, धन बिल जो होते हैं मनी बिल, उसको अगर पारित करे और वो राज्यसभा को भेजे उसकी स्वीकृति के लिए, तो राज्यसभा कितने दिन तक उसको रोक सकती है? तो मात्र 14 दिन तक। कितने दिन तक? केवल 14 दिन तक वो रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा वो रोकती है तो उसे पारित मान लिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो विधान परिषद की शक्ति है वो सीमित है। ठीक है, धन विधेयक के मामले में। ओके, और इससे जुड़ी एक अनुच्छेद है, उसको भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, मैं बतला देता हूँ। अनुच्छेद 172। ठीक है, अनुच्छेद 172 संविधान का जो अनुच्छेद 172 है, उसके आधार पर विधान परिषद धन विधेयकों को 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, यानी कि ये जो 14 दिन रोकने का अधिकार है वो अनुच्छेद 172 के तहत शक्ति प्राप्त करता है। कौन? विधान परिषद। ठीक है, और ये तो होगी धन विधेयक के मामले। अगर हम साधारण विधेयक की बात करें तो उसमें अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है विधान परिषद। ठीक है, अगर साधारण विधेयक हो, दोनों में डिफरेंस, एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं धन विधेयक और साधारण विधेयक की। तो धन विधेयक में 14 दिन तक रोक सकता है। अगर हम साधारण विधेयक की बात करें तो उसमें 4 महीना, मैक्सिमम 4 महीना। ठीक है, वैसे पहली बार 3 महीना रोकता है और दूसरी बार 1 महीना। ठीक है, तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। ठीक है, और धन विधेयक के मामले में मात्र 14 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? ठीक है, तो ये इनमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? ऑप्शन ए, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना। ठीक है, ऑप्शन बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार। ये गलत है। ठीक है, राज्यपाल को ये शक्ति नहीं है कि वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा दे। ठीक है, यानी कि जैसे यूपीएससी के मेंबर होते हैं उसी तरह स्टेट में स्टेट पीसीएस होता है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं उनके जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। ठीक है, यानी कि केवल और केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य हो या फिर केंद्र लोक सेवा आयोग का सदस्य हो। ठीक है, कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। हाँ, राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति तो कर सकती है राज्यपाल, लेकिन उसको हटा नहीं सकती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और भी कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना। ऑफ कोर्स, राज्यपाल अगर किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है विधेयक तो उस पर आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल को राजनयिक और सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। ये बात सही है कि राज्यपाल को सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, याद रखिए, केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो ये समझ में आ गया होगा कि राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का शक्ति नहीं है, केवल राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ओके, तो 15 का अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38, संविधान के अनुच्छेद 38 में यह उल्लेख किया गया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समाये है और इसी के तहत कार्य किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप डीपीएस पे यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर पढ़ेंगे आप, तो उसमें अनुच्छेद जो आर्टिकल 38 है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमें एक कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, तो बस याद रखिएगा अनुच्छेद 38 में क्या लिखा गया है, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा व्यक्त की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? ठीक है, तो सांसद बोले तो यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो योग्यता संबंधी विवाद होती है, ठीक है, उसका निर्णय कौन करता है? तो उसका निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है,
ना कि निर्वाचन आयोग। हाँ, निर्वाचन आयोग सलाह दे सकता है, लेकिन उसका निपटारा या निर्णय कौन करेगा? अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ही लेंगे। ठीक है, यानी कि निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों पर। याद रहेगी? ऑफ कोर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है क्या? मतलब प्रस्तावना में जिन आदर्शों, उद्देश्यों, यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है संविधान का, जो प्रस्तावना क्या होता है? संविधान का एक परिचय पत्र है। क्या? एक परिचय, इंट्रोडक्टरी पार्ट है प्रस्तावना। ठीक है, तो उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, कुछ अच्छे आदर्श लिखे गए हैं, अच्छे उद्देश्य दिए गए हैं। तो ये क्या मतलब दी गई है उनका इसका विस्तार कौन कौन करता है? मतलब प्रस्तावना में जो लिखा गया है वो उसको सपोर्ट और कौन कर रहा है, यानी कि उसका विस्तार कौन दे रहा है? तो जाहिर सी बात है कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये सभी क्या है? इनका विस्तार है। जैसे कि प्रस्तावना में कहा गया है कि we the people of India having solemnly resolved to constitute of India into a sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है, जस्टिस की बात कही गई, लिबर्टी की बात कही गई। लिबर्टी क्या होता है? स्वतः लिबर्टी, बिलीफ, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। ऑप्शन ए नए राज्यों के निर्माण में, ऑप्शन बी युद्ध की घोषणा में, ऑप्शन सी वित्तीय आपात में, ऑप्शन डी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। एक्चुअली होता क्या है कि संसद कानून तभी बना सकती है जब राज्यसभा उसको बनाने के लिए अनुमति दे। ओके, जब राज्यसभा उसको कानून उस पर यानी कि राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति देगा तभी संसद उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, इसके लिए राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह पारित कर दे कि यह जो है विषय है वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखता है, तो वैसे संबंधित विषय पर संसद कानून बना सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये राज्यसभा का एक विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है कि वो संसद को यह अधिकार दे कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए। ठीक है, जनरली क्या होता है कि राज्य सूची पे केवल राज्य ही कानून बना सकते हैं, ना कि संसद। ठीक है, लेकिन अगर वह मामला वैसा कोई विषय हो जो राष्ट्रीय हित उसमें समाहित हो तो संसद उस पर कानून बना सकती है, लेकिन उसके लिए राज्यसभा की अनुमति जरूरी है, जो कि 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा उस विधेयक को पारित करे तभी संसद कानून बना सकती है। यानी कि कल 2/3 सदस्य अगर माने कि हाँ राष्ट्रीय हित में इसको कानून बनाना चाहिए संसद को इस पर, तो ये संभव है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, ऑप्शन ए इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधि की प्रथा को आगे बढ़ाया, ऑप्शन बी इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन डी इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है। ओके, तो बोल रहा कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इसमें कुछ कुछ अप्रत्यक्ष नहीं कह लें, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव व्यवस्था की गई थी, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। ठीक है, इसके पहले भी शुरुआत की गई थी चुनाव प्रणाली की, लेकिन इसमें थोड़ा प्रत्यक्ष रूप से इसका विस्तार किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, बाकी ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, यानी कि मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कास्ट में ध्यान में रख के, जैसे इस क्या बोलते हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति थे उनके लिए सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था की गई, और भी कई कम्युनिटी जैसे एंग्लो इंडियन
और भी, ठीक है। तो इस तरह से एक सांप्रदायिक या फिर हम कह लें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो उनके लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस अधिनियम की जो खास बात है वो ये है कि इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था इस अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम के तहत यूपीएससी का गठन किया गया, साथ ही साथ लॉ कमीशन का भी गठन किया गया था, ठीक है। यानी कि विधि कमीशन, विधि आयोग का भी गठन किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत विधि आयोग और लोक सेवा आयोग, ये दोनों का गठन किया गया था। साथ में उच्चायुक्त की व्यवस्था भी की गई थी इसमें। यानी कि हम जो विदेशों में देखते हैं उच्चायुक्त, वो उसकी स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों प्रणालियों को अपनाया गया है? संविधान में संशोधन करने हेतु कितने विधियों को अपनाया गया? तो बेसिकली 3 विधियों को अपनाया गया। मतलब कि हम संविधान में 3 तरह से संशोधन कर सकते हैं, यानी कि 3 तरह से हम बदलाव कर सकते हैं। संविधान में अगर कोई भी बदलाव करनी हो तो इसके लिए 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 प्रक्रिया के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, मतलब 3 तरह से, ठीक है। तो देखते हैं वो कौन कौन से प्रक्रिया हैं। ओके तो पहला जो है वो संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, ठीक है, हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यानी कि पहला जो है वो हम केवल साधारण बहुमत के आधार पर, ठीक है। साधारण बोले तो क्या मतलब 50% से एक अधिक, यानी कि 51 समझ लीजिए। तो केवल साधारण क्या बोलते हैं बहुमत के आधार पे हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं कुछ प्रावधानों को, सारे को नहीं, कुछ प्रावधानों को, संविधान के कुछ प्रावधानों को हम केवल साधारण बहुमत से क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा है विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन कहते हैं इसको, ठीक है। तो विशेष प्रावधान में क्या व्यवस्था किया गया है कि संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना होगा, ठीक है। यानी कि लोकसभा में भी विशेष बहुमत चाहिए और राज्यसभा में भी विशेष बहुमत चाहिए। इन दोनों सदनों में विशेष बहुमत से हमें विधेयक को पारित करना पड़ेगा, ठीक है। तो विशेष बहुमत बोले तो क्या, 2/3, ओके। यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर वो विधेयक यानी कि संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है तो वो संविधान संशोधन कहलाएगा, ठीक है। और तीसरा जो विकल्प है वो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का साधारण बहुमत। याद रखिएगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का साधारण बहुमत। आधे राज्यों का कहने का मतलब कि उनकी विधान परिषद, सॉरी विधानसभा जो है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट का जो विधान सभा है उसमें साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर करके, इस तरह से अगर आधे राज्य करा दें विधेयक को पारित तो उसे पारित मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि तीसरा जो है वो ना केवल विशेष प्रावधान की बात करता है यानी कि 2/3 की, बल्कि आधे राज्यों का बहुमत की बात करता है। जैसे कि अगर केंद्र राज्य संबंधों में कुछ चेंज करनी हो, बदलाव करनी हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत। जैसे कि जीएसटी, कोई भी कर में संशोधन वगैरह ऐसा होता है, जीएसटी जो आया उसमें क्या था, आधे राज्यों का भाई बहुमत था, तभी बदलाव हुआ था संविधान में, ठीक है। तो ये बेसिकली संविधान में संशोधन की बात करता है, ठीक है। तो संविधान में हम लोग कितने तरह से संशोधन कर सकते हैं, 3 तरह से, ओके। 3 प्रणालियां हैं, विधियां हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, एक अनुच्छेद है जो हमेशा पूछते हैं कि ये जो विशेष प्रावधान है संशोधन करने के लिए, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, वो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या उल्लेख किया गया है, संविधान संशोधन हेतु विशेष प्रावधान का,
ठीक है, मतलब सॉरी स्पेशल बहुमत का, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी किस में बात की गई है, आर्टिकल 368 में, याद रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, एक बार नाम बोल देता हूँ, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। एक बार फिर से बोल देता हूँ, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। ये सारे क्या हैं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार क्रम है, यानी कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, ठीक है, तो पहले बीबी गिरी राष्ट्रपति बने, फिर नीलम संजीव रेड्डी बने, फिर ज्ञानी जैल सिंह बने, फिर आर वेंकट रमन बने, ठीक है, तो यानी पहले एक बार शॉर्ट में हम बोल देते हैं, एक बार गिरी, रेड्डी, ज्ञानी, वेंकट रमन। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। बोल रहा है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उसके जज बनने के लिए न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए आपको बतलानी है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कि इसका कोई एज फिक्स नहीं है, लिमिट फिक्स नहीं है, यानी कि कोई भी सीमा निर्धारित नहीं किया गया, ठीक है, जज बनने के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं किया गया, अगर बच्चा ज्ञानी हो जाए तो उसको कभी भी बन जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल बूढ़ा ही बनेगा जज, बल्कि 19 साल का बंदा भी बन, यानी कि जो क्वालिफाई करेगा जज बनने का, जो एग्जामिनेशन होते हैं वो बन जाएगा, ठीक है, तो हमें केवल इतना याद रखनी है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया, ठीक है, कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया, हालांकि अधिकतम सीमा निर्धारित किया गया, मैक्सिमम जो सीमा है उसको निर्धारित किया गया, लेकिन न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई, ठीक है, अधिकतम सीमा कितनी है, 65 वर्ष, यानी कि 65 वर्ष के बाद अगर कोई उच्चतम न्यायालय में जज है तो वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विटामिन है, यानी कि आपको बतलानी है इनमें से कौन विटामिन है, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, इंसुलिन, एड्रीनेलिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन है, राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन है, राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन है, ठीक है, और कैरोटीन क्या है, प्रोटीन है, याद रखिएगा, कैरोटीन क्या है, प्रोटीन है, कैरोटीन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन। इंसुलिन क्या है, हार्मोन से मालूम होनी चाहिए आपको, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, कैरोटीन क्या है, प्रोटीन है, ओके, राइबोफ्लेविन क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ये विटामिन है, क्या है, ये विटामिन है, राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन है, राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन से, कैरोटीन क्या है, कैरोटीन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, एड्रो एड्रीनेलिन भी हार्मोन है, ठीक है, यानी कि इंसुलिन एड्रेनिल क्या है, हार्मोन है दोनों, बाकी कैरोटीन प्रोटीन है, राइबोफ्लेविन विटामिन है, याद रहेगी, याद हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है, इसमें क्या कमी रहता है जिसके कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आयरन और विटामिन सी का, आयरन और विटामिन सी की कमी देखी जाती है दूध में, इसी कारण इसको हम संतुलित आहार नहीं मानते हैं, याद रहेगा किसकी कमी मानी जाती है, आयरन और विटामिन सी की, आयरन और विटामिन सी की कमी देखी जाती है दूध में, इसलिए इसको हम लोग संतुलित आहार नहीं मानते, ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, इसका राइट आंसर है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन डी, विटामिन के। किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, विटामिन के का, यानी कि विटामिन के का
संश्लेषण यकृत, यकृत यानी लीवर, लीवर के द्वारा किया जा सकता है। विटामिन के का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा विटामिन के। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। बोल रहा है स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ताप नियमन से। किससे? ताप नियमन से। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित है? ताप नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का असामान्य घटक, मूत्र का असामान्य घटक क्या है? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या है? मूत्र का असामान्य घटक। ठीक है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस ध्वनि का प्रावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ध्वनि का प्रावर्तन। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? ध्वनि का प्रावर्तन। यानी कि डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप प्रयोग करते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ध्वनि का प्रावर्तन। किस पर आधारित है? ध्वनि का प्रावर्तन। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? ठीक है, जिगर यानी कलेजा, वही हार्ट की बात हो रही है। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका, वह रुधिर वाहिका यानी कि जो खून को बहा ले जाती है, नस, धमनी, ठीक है, तो रुधिर वाहिका कौन सी है, मतलब उसका नाम क्या है, जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाता है, यानी कि जिसमें हवा होता है, ऑक्सीजन होता है, यानी कि शुद्ध शुद्ध जो रुधिर यानी कि ब्लड ले जाते हैं, उस रुधिर वाहिका का क्या नाम है? तो उसका नाम है यकृत धमनी। क्या नाम है? यकृत धमनी। जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है उसका क्या नाम है? यकृत धमनी। क्या नाम है? यकृत धमनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन का स्त्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है या फिर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि द्वारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावन नियंत्रण किया जाता है। याद रहेगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा। जैट्रोफा से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? जैव ईंधन। जैट्रोफा से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? जैव ईंधन। जैट्रोफा से क्या प्राप्त होता है? जैव ईंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? देखेंगे गेहूं में धब्बा धब्बा हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है? तो वो बेसिकली अस्टिलैगोट्रिटिसी, ट्रीटीसी, ट्रीटीसी। ठीक है, ट्रीटीसी इतना याद रखिएगा। टीसी, टीसी में जब धब्बा लग जाता है तो क्या होता है? कोई स्कूल वाले एडमिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उस तरह याद रखिएगा, गेहूं का धब्बा लगना यानी कि टीसी, बस आएगा टिक मार दीजिएगा। अस्टिलैगोट्रिटिसी, अस्टिलैगोट्रिटिसी, अस्टिलैगोट्रिटिसी। तो गेहूं का धब्बा जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो अस्टिलैगोट्रिटिसी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गुरुत्वीय और नाभिकीय, गुरुत्वीय और नाभिकीय, गुरुत्वीय और नाभिकीय। ठीक है, ये दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? नियोन। ठीक है, नियोन जो है वो क्या है? परमाणु वाली गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन नहीं है। कौन परमाणु वाली गैस है? नियोन। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये क्या है?
द्विपरमाणु वाली गैस है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये क्या है, द्विपरमाणु वाले गैस हैं। क्या है, द्विपरमाणु वाले गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में। ओके, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है, +2। याद रहेगी आपको, इसमें कितनी होती है, +2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, OF2। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कैडमियम। क्या नाम है, कैडमियम। कैडमियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करता है। ठीक है। 36, सभी क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है, क्योंकि क्योंकि इनका आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयन विभव हाइड्रोजन से कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। ठीक है, हमें केवल इतना याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है, तो कैडमियम, बस। 37, पायस एक कोलाइड होता है। कोलाइड, पायस एक कोलाइड होता है क्या, द्रव में द्रव का। द्रव में द्रव का पायस एक कोलाइड होता है। ठीक है, पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइड निकाय है, जैसे दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि। ओके, दूध। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में, इसका राइट आंसर है H2SO4। क्या, H2SO4। H2SO4 का उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसके द्रव्यमान या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान ऐसा होता है, तो गामा उत्सर्जन के दौरान। अगर रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, याद रहेगा, रेडियोधर्मी पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कब, जब गामा उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है क्या, तो इसका राइट आंसर है जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है कि हमें जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। पृथ्वी क्या है भाई, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण। ठीक है, ऊष्मा की अच्छी परावर्तक नहीं है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी ऊष्मा की गैर अवशोषक नहीं है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरण ये भी नहीं है, बल्कि पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण है। ठीक है, तो कुछ अच्छा नहीं है, दोनों चीज खराब है, ऊष्मा का अवशोषण भी खराब और विकिरण भी खराब, यानी कि ले तो खराब, बाहर छोड़े तो भी खराब, दोनों में कुछ न कुछ त्रुटि रहता ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस क्या होता है। आवर्धक लेंस क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस आवर्धक लेंस होता है। ठीक है, आवर्धक लेंस का जो फीचर है, यानी कि अगर हम उसकी फीचर्स की बात करें, ठीक है, विशेषता, तो उसकी ये विशेषता है कि वो अल्प फोकस दूरी होती है और साथ में वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टज किससे बनता है। जो क्वार्टज होता है वो किसका बना होता है, तो वो कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। क्या बना होता है, क्वार्टज।
क्वार्टज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से, याद रखिएगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर है गुरुत्वीय बल। बॉल पेन गुरुत्वीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन किस पर कार्य करता है? गुरुत्वीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो विद्युत विसर्जन के कारण। तड़ित, तड़ित यानी वही तड़ित झंझा, बादल गरजते हैं, तड़तड़ाते हैं, वही। तो बेसिकली तड़ित जो घटना घटती है, ठीक है, वो किसके कारण? तो विद्युत विसर्जन के कारण होता है। विद्युत विसर्जन के कारण क्या होता है? बादल चमकना, तड़ित जो होते हैं वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेजर। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो टी.एच. मेमैन। लेजर का आविष्कार किसने किया? टी.एच. मेमैन। टी.एच.एम. टी.एच.एम. ठीक है, तो टी.एच. मेमैन। मेमैन, लेजर का किसने आविष्कार किया था? मेमैन ने। भाई कोई मैन ही किया था, सिंपल, ठीक है। टी.एच. मेमैन ने किया था लेजर का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है घटता जाता है, ठीक है। जब तापमान घटने लगे तो उसके साथ साथ क्या होता है? किसी धातु का प्रतिरोध भी घटता ही जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया? तो 3 स्तरीय, ठीक है। 3 स्तरीय भारत में सहकारी बैंकों का गठन किया गया है, ठीक है। पहला है राज्य सहकारी बैंक, फिर है केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, तीसरा है प्राथमिक ऋण समिति, ठीक है। इस तरह ये 3 स्तरीय सहकारी बैंक है, ठीक है। राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक ऋण समिति, ये 3 स्तरीय क्या है? सहकारी बैंक का गठन किया गया है भारत में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है M3, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यापक मुद्रा, यानी कि ब्रॉड मनी, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी, 49 का, ठीक है। तो इसको ब्रॉड मनी कहते हैं, ठीक है। तो M3 जो है ना, M3 का मतलब केवल इतना होता है कि मुद्रा का संबंध इतना होता है कि इस मुद्रा का संबंध कि बैंकों की कुल जमा राशियां कितनी हैं वो क्या दिखाता है? M3, ठीक है। तो M3 को हम ये भी कह सकते हैं, इसका एक फार्मूला आता है M1 प्लस बैंकों की आवधिक जमा है। आप केवल इतना जानिए कि M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं, यानी कि व्यापक मुद्रा, और M3 जो है बैंकों की कुल जमा दर्शाती है, बस, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के साथ स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई, ठीक है, तो याद रहेगी। अगला क्वेश्चन है आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय और जनसंख्या संचयी के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो लॉरेंज वक्र आय की संचयी प्रतिशत जनसंख्या के संचयी प्रतिशत के बीच संबंध दर्शाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और
इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो आईयूसीएन द्वारा, आईयूसीएन द्वारा जारी किया जाता है रेड डेटा बुक को। ठीक है, तो रेड डेटा बुक है क्या? बेसिकली ये जो है इसमें विभिन्न जातियों के जीव, पौधों के किस्में, ठीक है, और उनका जो संकट का कैटेगरी है, यानी कि वो किस प्रकार संकट में हैं, उनकी क्या गंभीरता है संकट की, वो इससे संबंधित रेड डेटा बुक जारी करता है आईयूसीएन लिस्ट। ठीक है, तो रेड लिस्ट जारी करती है ये। जैसे कि सुने होंगे कोई इंडेंजर स्पीसीज है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर, ठीक है, तो ये सब वर्ड कहाँ से आ रहा है? ये रेड डेटा बुक्स के थ्रू आता है। ठीक है, ये कौन जारी करता है? आईयूसीएन। ठीक है, चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो रामसर संधि पर भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 1982 में रामसर जो संधि हुआ था उस पर भारत हस्ताक्षर किया था। लेकिन अगर आपसे पूछ दे रामसर संधि कब हुआ था तो इसका जो आंसर होगा वो 1971 में होगा कि रामसर संधि कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, कहाँ? रामसर में। रामसर एक जगह है, एक सिटी है, शहर है, शहर का नाम है रामसर, जो कि ईरान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ईरान में। ठीक है, और ये संधि कब हुई थी? 1971 में। लेकिन भारत इस पे साइन कब किया, सिग्नेचर कब किया? 1982 में। याद रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें, यानी कि मिलान करने से संबंधित है। ठीक है, तो तारापुर, कैगा, कुडनकुलम, नरोरा, ये सब क्या? ये सब एक न्यूक्लियर पावर अथी है, स्टेशन कह लें या जो भी। ओके, तो ये सब क्या है? परमाणु संयंत्र है जहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये लोकेशन का नाम है और ये किस राज्य से संबंधित है उसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर है 30C। वैसे मैं बतला देता हूँ। ठीक है, तारापुर जो है वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसी तरह कैगा, कैगा कहाँ पड़ेगा आपका? कर्नाटक में। कैगा कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। क से कैगा, क से कर्नाटक। ठीक है, कैगा कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। तारापुर, तारापुर कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। मास्टर तारा सिंह, दीनानाथ तारा सिंह, ये सब कहाँ था? बम्बई। अमिताभ बच्चन, महाराष्ट्र। तो तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, कुडनकुलम, कुडनकुलम कहाँ? तमिलनाडु में। नाम सही लगता, कुडनकुलम, कुलम, ठीक है, खड़गम, ये सब साउथ का ही नाम है। तो कुडनकुलम कहाँ पड़ेगा आपका? तमिलनाडु में। कुडनकुलम कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। ठीक है, कैगा कहाँ पड़ेगा? कर्नाटका में। और तारापुर कहाँ पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु में। और एक और है आपका नरोरा, नरोरा कहाँ पड़ेगा आपका? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नरोरा, नरोरा, नरोरा यूपी में पड़ेगा। ठीक है, नरोरा कहाँ पड़ेगा? यूपी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। ठीक है, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? इसका राइट आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या है? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बलबन। किसने? बलबन ने। तो बलबन ने क्या धारण किया था? जिले इलाही की उपाधि। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो
जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ, संभवनाथ, संभवनाथ कौन थे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट विल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है रिपन। क्या है? रिपन, रिपन। ठीक है, बेसिकली दो में कंफ्यूजन आपको होगा, लिट्टन और रिपन, तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए क्या हुआ, रिपन जो था बहुत अच्छा आदमी था, लिट्टन जो था बहुत ही खराब आदमी था। लिट्टन यानी कि लटा दिया, कुछ भी लटा दिया। ठीक है, लटा देना यानी कि गिरा दिया, यानी कि समझ लीजिए अब कुछ खराब ही किया काम। ठीक है, सबको लटा दिया। तो लिट्टन मतलब लटा देना, और रिपन मतलब उठा देना। खाली याद रखिए लिट्टन, तो अपने आप याद आ जाएगा रिपन उठा दिया। यानी कि लिट्टन खराब आदमी और रिपन अच्छा आदमी। ठीक है, तो लिट्टन जो गवर्नर जनरल था वो खराब आदमी था, रिपन अच्छा था। तो इल्बर्ट बिल जो विवाद था उसमें, उसके चलते रिपन अपना त्याग पत्र दे दिया। तो बेसिकली इल्बर्ट बिल विवाद था क्या? तो इल्बर्ट बिल विवाद कुछ नहीं, केवल इतना था कि जो पहले क्या था उस समय जो स्थिति था कि भारतीय जो जज थे, जो भी अपॉइंट किए जाते थे, मतलब नियुक्त होते थे जज, जो कि भारतीय हों, भारतीय निवासी हों पर्टिकुलरली, तो उनको जो अंग्रेज होते थे, ब्रिटिश होते थे, ब्रिटिश, उनके खिलाफ ये क्या बोलते हैं, जो कोर्ट में मामले आते हैं उस पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं था, उनको सजा देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन रिपन जब गवर्नर जनरल बना तो ये अधिकार भारतीयों को दे दिया गया, भारतीय जजों को दे दिया गया कि वे भी अब किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई मतलब जो भी मामले लाए जाएं उस मामले की सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इल्बर्ट बिल विवाद था। इसी को लेकर जो जितने भी अंग थे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब ब्रिटिश थे, ब्रिटिश जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, या जो भी ब्रिटिश क्या बोलते हैं, ब्रिटिश निवासी, उन लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा, कोई इंडियन हमको सजा क्यों दे दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंडियन हमको सजा दे। तो इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया और सब लोग विद्रोह करने लगा रिपन को कि ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी का नाम क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, इसी विवाद को कह दिया इल्बर्ट बिल विवाद। मतलब एक बिल लाया कि भारतीयों को अधिकार दिया जाएगा कि वे ब्रिटिश का भी सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में, लेकिन उन लोग नहीं माना, तो जाके गवर्नर जनरल जो रिपन थे उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। तो इसी को बेसिकली इल्बर्ट बिल विवाद कहते हैं, याद रहेगा, रिपन। तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? रिपन से, जो कि रिपन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ही इस बिल को लाया था ताकि भारतीयों को अधिकार दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, कुर्सी के भूखे हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम, निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क के साथ हुआ था। ठीक है, पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम, निजामुल मुल्क के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? शाही दरवेश कहा जाता है किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 41वां अधिवेशन में। 41वां अधिवेशन में सभी कांग्रेसियों को, यानी कि कांग्रेस के जो जो भी मेंबर होते थे उनको खादी पहनना कंपलसरी कर दिया। क्या कर दिया? खादी पहनना कंपलसरी कर दिया। 41वां जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो
कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी। तो हम कह सकते हैं कि गुवाहाटी अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ये कब हुआ था? अधिवेशन 1926 में। कब हुआ था? 1926 में। ठीक है, 1926 में। इसकी जो अध्यक्षता किया था वो श्रीनिवास अयंगर ने की थी। किसने किया था? श्रीनिवास अयंगर ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1926 में। ओके। और इसमें ये जो गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ, इसमें कंपलसरी कर दिया खादी पहनना सभी कांग्रेस सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, महद्दा। महदहा में समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। अन्य सभी जो थी, क्या बोलते हैं, शहर थे या फिर जो गांव थे या फिर जो लोकेशन थे वहाँ पे किया गया, जैसे कि बलिया, सतारा, तामलुक, इन सभी जगहों पे समानांतर सरकार का गठन किया गया। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो बलिया, सतारा, तामलुक, इन तीनों जो जगह थे, इन तीनों जगहों पर समानांतर सरकार का गठन किया गया, लेकिन मगध में नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहाँ पे नहीं किया गया था समानांतर सरकार का गठन। बेसिकली समानांतर सरकार में यही था कि हम लोग किसी भी, क्या बोलते हैं, सरकार के पास नहीं जाएंगे। कोई भी मामला हो, झगड़ा उड़ा हो, तो सरकार के हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग खुद बैठ के सॉल्व कर लेंगे। जैसे पंचायतों का गठन किया गया और उसी के तहत फैसला सुना दिए गए हैं। किसी को लड़ाई झगड़ा हुआ, पढ़ाना उड़ाना हुआ, तो अपना स्कूल खोल दिया, सब लोग मिलकर पढ़ाने लगे, सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे। तो ये सब थे कुछ कुछ गतिविधियां, वकालत लोगों ने छोड़ दी ये सब। तो इस तरह से क्या हुआ, समानांतर सरकार चलाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन से संबंधित। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 10 मार्च 1922 को। कब? 10 मार्च 1922 को। 10 मार्च 1922 को 10 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और जब गिरफ्तार हुआ तो असहयोग आंदोलन थोड़ा ढीला पड़ गया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान असंतोष फैलाने के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। कितने वर्ष? 6 सालों के लिए उनको कैद सजा सुना दिया। ठीक है, तो किस लिए उनको गिरफ्तार किया गया? क्योंकि वो असंतोष फैला रहे थे, ऐसा मानना था सरकार का। लेकिन हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग तो अपने आज़ादी के लिए लड़ रहा था। ठीक है, तो केवल इतना याद रखना कि असहयोग आंदोलन 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया महात्मा गांधी को, असहयोग आंदोलन करते समय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस स्थान से युगल शब्दाह का प्रमाण मिला है? युगल, युगल मतलब ज्वाइंट, मतलब जोड़ी। शब्दाह, युगल यानी कि कपल, कपल कह सकते हैं। कपल शब्दाह मतलब मृत्यु और उनको दफना दिया गया हो और दोनों कपल हो, यानी हस्बैंड वाइफ। तो किस जगह पे युगल शब्दाह का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा में। कालीबंगा में कपल शब्दाह, ठीक है, कपल डेड बॉडी कह सकते हैं, कालीबंगा में मिला था। कालीबंगा कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिलान करने का है। ठीक है, तो मिलान करना है, बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सी जगह की खोज कब हुई। ठीक है, किस जगह की खोज कब हुई, तो बस ये मिलान करने। डेट वोट थोड़ा मुश्किल होता है याद रखना, सभी को होता है, हमको तो एकदम होता है भाई, हम तो याद ही नहीं करते डेट। हाँ, एक सीक्वेंस जरूर याद रखते हैं कि मतलब इसके पहले क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। ठीक है, डेट कंपलसरी नहीं है, केवल सीक्वेंस याद रखिए, उसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज वर्ष जो थी वो 1921 में हुई थी। ठीक है, हड़प्पा कब खोज किया गया? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। चनहुदुड़ कब हुआ? 1931 में। रंगपुर 1953 में। लोथल 1957 में। ठीक है, हड़प्पा हुआ, उसके बाद चनहुदुड़ो हुआ, फिर रंगपुर हुआ, फिर लोथल हुआ। हड़प्पा, चनहुदुड़ो, रंगपुर, लोथल।
ठीक है, याद रहेगी। लोथल आर राव किया था खोज, आर राव ने किसकी खोज की थी? लोथल की। और दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। और लोथल की खोज किसने की थी? आर राव ने। आर राव ने लोथल की खोज की थी, याद रहेगा। बस सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो संख्या ज्ञात करें। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। इसका राइट आंसर 140, ठीक है। उसी तरह 72 का जो है उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 दिन। ये आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। तो मैथ का क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो अगला क्वेश्चन है 76 का, 76 का। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 74वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का 74वां स्थान रहा। कितना? 74वां। ऊर्जा संक्रमण की बात हो रही, ठीक है। इसी को हम लोग कह सकते हैं वर्ल्ड एनर्जी, या नहीं वर्ल्ड मत बोलिए, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है? 74। कितना? 74, ठीक है। तो ये कहाँ आ गया वो, जस्ट होल्ड 1 मिनट। ओके, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बतला दूं कि ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसको कौन तैयार करता है और कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा। भारत का कितना स्थान है? 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, परेश रावल। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? नियुक्त हुए हैं परेश रावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? माली, ठीक है। माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? मोख्तर ओअने, 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 मोख्तर ओअने, मोख्तर ओअने, ठीक है। मोख्तर ओअने, मोख्तर ओअने माले के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम क्या है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान सही है? ठीक है, यानी कि राज्य दिया गया है और उससे संबंधित जो राज्यपाल हैं उसके बारे में आपको बतलानी। तो देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा, ठीक है। असम का राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। असम का राज्यपाल जगदीश मुखी। केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां। आरिफ मोहम्मद खां केरल के राज्यपाल हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं, ठीक है। केरल के राज्यपाल कौन? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अब BD मिश्रा किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश के, ओके। अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय या कहले थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया?
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस का थीम क्या था? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सैनिटेशन मतलब सफाई, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल सतत सतत सफाई, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो विश्व शौचालय दिवस का ये थीम था। ओके, 2020 का। ये जो है दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए, साइबर क्राइम, साइबर जो भी होते हैं अटैक वगैरह हो रहे हैं आजकल भारत में बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसी को देखते हुए भारत सरकार ने साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तो उस हाथ को आगे बढ़ाया तो उसको कौन थामा? बेसिकली ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है साइबर स्पेस क्षेत्र में? तो ऑप्शन डी, जापान। जापान के साथ भारत ने साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। ठीक है, जापान। 84, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। महान फुटबॉलर डियोगो डियोगो मैराडोना डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो पहला पहला ही बात आपको याद रखनी है कि जो डिएगो मैराडोना, छोड़ दीजिए डिएगो, मैराडोना याद रखिए। तो मैराडोना जो थे वो कौन थे? एक फुटबॉलर थे, पहला ये। दूसरा, वो किस देश के खिलाड़ी थे? अर्जेंटीना के। ठीक है, तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे कौन? मैराडोना। ठीक है, उनकी देहांत देहांत होगी, मृत्यु होगी। अगला क्वेश्चन है, सीटमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश है। यानी कि जो हाल ही में सीटमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास हुआ उसमें कौन कौन से देश शामिल थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड सीटमैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल हुए थे। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड सीटमैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात सरकार की प्रमुख योजना है। मुख्यमंत्री किसान सहाय किसकी योजना है? गुजरात की। ठीक है, गुजरात की कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी संग मतलब साथ थी, वही रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया? किस राज्य ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया। कहाँ के मुख्यमंत्री ने? छत्तीसगढ़। क्या कहना है छत्तीसगढ़ सरकार। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की? ऑपरेशन नमस्ते को, पहली बात कि ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए, ये याद रखिएगा। तो इसकी अगला अगला जो याद रखिएगा कि ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किसने की? तो भारतीय थल सेना ने। याद रखिएगा, आपका दिमाग कहीं फिर सकता है और आप भारतीय नौसेना मार दें, क्योंकि आजकल नौसेना बहुत ज़्यादा एक्टिव थे कोरोना में, लोगों को माइग्रेट कराने में, निकालने में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, भारतीय थल सेना है। ठीक है, तो ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था। यानी कि भारतीय थल सेना ये ये सोच रहे थे कि कहीं हम लोगों में ना कोरोना फैल जाए, तो इसके लिए एक अभियान चलाना जरूरी है। तो इसीलिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की, मतलब कि भाई नमस्ते करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कह दिया? ऑपरेशन नमस्ते। तो कोविड-19 से निपटने के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? रोजर पेनरोसे को नोबेल पुरस्कार दिया गया, पहले ये याद रखना। तो किस क्षेत्र में? भौतिकी क्षेत्र में। ठीक है, रोजर पेनरोसे, रोजर मतलब रेजर, पेनरोसे, पेन ये सब, पेन रेजर ये सब क्या है? ये सब भौतिकी चीज़ है, यानी कि फिजिकली है।
और ये सब कहीं ना कहीं किसी यंत्र से संचालित होता है, यानी कि फिजिकली बना होता है। तो इसलिए हम इसे ट्रिक बना सकते हैं कि जहाँ रोजर और पेनरोज नाम है, तो पेन मतलब कलम, और रेजर, रोजर मतलब रेजर, रेजर दाढ़ी बनाने वाला रेज। तो ये सब कहीं ना कहीं फिजिक्स पे ही काम करता है। ठीक है, तो ये भौतिकी से जुड़ा नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, याद रहेगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया? सॉरी, निवार, तूफान निवार, तूफान जो निवार था उसका नामकरण ईरान ने किया था। किसने किया था? ईरान। निवार ईरान, ईरान निवार, निवार ईरान। ठीक है, तो निवार जो तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, वो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चक्रवाती तूफान निवार किसको ज़्यादा प्रभावित किया? ठीक है, या फिर कहाँ पे ये फॉल किया, लैंडफॉल किया? तो तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये तटीय इलाकों को ज़्यादा प्रभावित किया। तमिलनाडु और पुडुचेरी जो तटीय इलाके थे उसको ज़्यादा प्रभावित किया कौन? निवार। ठीक है, और इसका नामकरण कौन किया? ईरान। ठीक है, याद रहेगा, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जीरा फुल चावल, छत्तीसगढ़। जीरा फुल चावल को जीआई टैग मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ की वस्तु है। यानी छत्तीसगढ़ में जो जीरा फुल चावल है वो उपजाया जाता है, और इसको जीआई टैग मिला है हाल ही में। जीरा फुल चावल मतलब जीरा जैसा चावल होता है। ठीक है, तो इसी का नाम दे दिया जीरा फुल चावल। कहाँ उत्पादन किया जाता है? छत्तीसगढ़ में, और उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, और अन्य सभी जो हैं, जैसे कि तेजपुर लीची, तेजपुर लीची आपका आसाम में है। कहाँ? आसाम में। ठीक है, तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है, जो कि आसाम राज्य से संबंधित है। पलानी पंचामृतम, पलानी पंचामृतम या मिष्टान, पलानी मिष्टान तमिलनाडु से संबंधित है। किससे? तमिलनाडु। पलानी मिष्टान कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। और इरोड़ हल्दी कहाँ से संबंधित है? ये भी है तमिलनाडु। इरोड़ हल्दी तमिलनाडु, पलानी पंथामृथम मिष्टान तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में दो को जीआई टैग मिला, पलानी मिष्ठान को और इरोड़ हल्दी को। ठीक है, जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़, तेजपुर लीची असम। तेजपुर लीची को जीआई टैग कहाँ मिला? असम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? मिजोरम। ठीक है, यानी कि ये 4 ऑप्शन में आपका मिजोरम होगा। यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। जो हाल ही में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 आया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके रिपोर्ट को। जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है केवल उसको तो जरूर ही पढ़ लो। 93, आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश, नॉट राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बन गया है, लक्षद्वीप। देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात में। देश की पहली सी प्लेन सेवा कहाँ शुरुआत की गई? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है 96, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जो कि भारत में ही बनाया गया है, एंटी रेडिएशन मिला है, उसका नाम है रुद्रम। क्या नाम है? रुद्रम। ये क्या है? एंटी रेडिएशन एक मिसाइल है। ठीक है, ये स्वदेशी है, यानी कि अपने देश में ही बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? इसका नाम है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल, ऑप्शन सी, एंजेला मर्केल।
ऑप्शन सी एंजेला मर्केल, ठीक है। और कमला हैरिस तीसरे स्थान पे। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 41वां स्थान पे। हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उनका स्थान 41वां है सबसे शक्तिशाली महिलाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन का जो आयोजन श्रीलंका में किया गया। कहाँ किया गया? श्रीलंका में। पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका में, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि जो 2020 में बिहार विधानसभा इलेक्शन हुआ उसमें टोटल कितनी महिलाएं जीती जो कि विधायक बनी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 26। 26 एमएलए बिहार विधानसभा में चुनकर आई। कितने? 26 वुमेन एमएल, महिला एमएलए, महिला विधायक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना, लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सतलज। सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है, ठीक है, याद रहेगा। तो दिस इज द लास्ट एंड ये वीडियो होता है ख़त्म, पहला सेट होता है ख़त्म। अब हम मिलेंगे अगले सेट में, अगला सेट बहुत जल्द आने वाला है और बहुत जल्द ही ये टोटल जो 15 सेट हैं वो सारे को मैं कंप्लीट कराऊंगा इसी तरह से। और आपका कोई भी सुझाव हो, किसी तरह का सुझाव हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उस सुझाव की कदर करूंगा और ज़रूर उसको अमल करने की प्रयास करूंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।